मैं लेट हो गया गुड मॉर्निंग करने में। चलो, गुड आफ्टरनून। जल्दी से बता दो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कुछ याद नहीं आ रहा। पाकिस्तान में अभी तक सुबह है तो इंडिया में दोपहर हो गई। नहीं नहीं। तो हम सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पढ़ चुके, और क्या पढ़ा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्प्रिंग वाला क्या क्वेश्चन था? मैक्सिमम लोंगेशन निकालनी थी क्या? कंपरेशन या इलॉन्गेशन, ये दोनों? कंपरेशन। हम्म। ठीक है। यू मिस्ड माई विश ऑफ गुड मॉर्निंग। देन आई सेड गुड आफ्टरनून। आपके शीट से एक्सरसाइज 1 तक क्वेश्चन करने थे, कौन सी शीट? मैंने कोई शीट दी थी? अच्छा, रिजिड बॉडी रोटेशन की। ठीक है, कर ली। नहीं, क्यों? एसीटी की तैयारी कर रहे थे? वो तो फोड़ दिया तुम लोगों ने एसीटी। मी टू। अच्छा, मुझे लगा रुचिका ने भी फोड़ दिया। BB2 वॉज दी होमवर्क। कोई बात नहीं। कौन कौन दुखी है एसीटी देने के बाद? रेज योर हैंड्स। आदित्य, रुचिका, सलोनी, आर्यन, शांतनु, पर्व, मनन। क्या बात है, यशवर्धन, सारी दुनिया दुखी है। कोई सुखी है क्या? लेट मी सर्च फॉर दी वन हु हैज नॉट रेज्ड हिज हैंड। आख्यान दुखी नहीं है। आदित्य अग्रवाल, श्रेयांश कुमार दुखी नहीं है। सिद्धांत उनियाल, सोहम पाटिल, अद्वैत, सब दुखी हैं। क्या करोगे दुखी होने से? -2 ने जान ले ली। दुखी होके करोगे क्या? क्यों भी सक्षम डागा? किसी का फ्लोर से कूदने का प्लान तो नहीं है? ग्रिल लगा? ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स इतने तो समझदार हैं कि ग्रिल लगा के पढ़ा रहे हैं तुम्हें। किसी ने खुला छोड़ रखा हो? 10वीं के बाद पहली बार ऐसे हालात देखने को मिले होंगे ना तुम्हें यार। सोचा होगा कहाँ 11वीं क्लास में आ गया यार, 10वीं तक जिंदगी अच्छी थी। बिना पढ़े पास हो जाते थे, अच्छे खासे नंबर आ जाया करते थे। ना कोई टेंशन ना कुछ। घर वाले कहते रहते थे पढ़ लो, हम खेलते रहते थे, फिर भी नंबर आ जाते थे। कहाँ लाके फंसा दिया? तो तुम्हें क्या लगता है वो रियलिटी थी या अब रियलिटी है? तो
तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना? नहीं, लेट अस नॉट क्लासीफाई इट एज हार्श। हार्श कुछ नहीं है, हार्श तो आपने देखा नहीं है। किशोर कुमार का एक गाना है, दुनिया में कितना गम है। आई थॉट somebody विल कंप्लीट दिस लाइन, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। फेविस्टिक की ऐड लग रही है, फेविस्टिक कहाँ से आ गई बीच में? पकड़े रहना छोड़ना नहीं, फेविस्टिक की ऐड तो ये है जो मैं अब बोल रहा हूँ, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। ठीक है, तो जो पकड़े रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे वो पार हो जाएंगे। एंड दिस इज लाइफ, लेट अस फेस द रियलिटी। और ये तो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, घर में बैठ के आप एक टेस्ट दे रहे हो और उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो लाइफ इज मच मोर बेटर एंड हार्डर देन व्हाट यू आर थिंकिंग, है ना? 1/11 का बदला लेना, ये सही है यार। 111 का, 911 था वो, हम 111 का बदला लेंगे। दिवाली वेकेशन का वेट कर रहा है, थोड़ा ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक में क्या करेगा? नहीं, बट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट, अगर आपको ये पता हो ना कि ये रियलिटी है, तो यू अंडरस्टैंड कि ये तो आएगा ही आएगा लाइफ में। अब आपको एक चीज ये समझने की, आपका लार्जर गोल क्या है, और उस लार्जर गोल की तरफ आप बढ़ने के लिए छोटी छोटी चीजों से फाइट कर रहे हैं, तो गिरते पड़ते ही वहां तक पहुंचोगे ना। ऐसा नहीं होगा कि यू विल सेल स्मूथली। मतलब अगर आप विनर बनने वाले हैं तो आप बस शुरू से विनर ही रहेंगे और चलते रहेंगे और अच्छा कर जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन कहाँ से आ गए बीच में? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इट्स नॉट अबाउट कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इट्स अबाउट कि जो कोशिश नहीं करते उनकी हार हो जाती है। ठीक है, जो कोशिश नहीं करते दे आर श्योर टू लूज। तो इफ यू डोंट ट्राई देन यू आर बाउंड टू लूज। हाँ, अगले कवि रोहित दीवान जी। मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट बन के ही ठीक हूँ भाई। मेरा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, उसमें सारे लॉज ठीक ठाक चलते हैं, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, कोई नई एक्सप्लेनेशन नहीं लेकर आनी पड़ती दूसरे दिन। ठीक है ना? तो मेरी जिंदगी बहुत साफ सुथरी है। थोड़ा सा आइंस्टाइन और बोहरा के इसको खराब करने वाले हैं 12th के एंड तक जाके, तो ठीक है, नेवर माइंड। तब तक तो मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस कवर हो चुका होगा। हाँ जी, बिल्कुल, मॉडर्न फिजिक्स में। तो वहां पे जाके दुखी होंगे, बट ठीक है, जैसी क्वांटम मैकेनिक्स आएगी, वो केमिस्ट्री वालों ने तो मैं शुरू में ही पढ़ा दी कि हम कोई भी ऐसा नियम बना सकते हैं जिसको कभी भी बदल सकते हैं, है ना? तो वो चीजें फिलहाल तो यहाँ नहीं चलेगी। तो मैं फिलहाल, मेरा मैसेज केवल एक ही है आप लोगों के लिए कि एसीटी दिया आपने, अच्छी फीलिंग्स के साथ दिया, अच्छी मोटिवेशन के साथ दिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। और परफॉर्मेंस कैसी आई कैसी नहीं आई उसको लेकर अपनी आगे की परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं होने देना आपने, और काम करना है। राइट? ठीक है, तो अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, ये नहीं सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता, और ये भी नहीं सोचना कि मुझे कोई बहुत कुछ आता है। मार्क्स आएंगे बेटे आपको, अभी अभी यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और अभी आपको ये वाला एग्जाम में फिजिक्स के पेपर की मैं बात करता हूँ, मैं डिस्कस नहीं करूंगा उसको अभी। आई विल डिस्कस इट सम टाइम लेटर, मे बी नेक्स्ट वीक।
मैं ये केवल कहना चाह रहा हूँ कि पूरे के पूरे पेपर को फिजिक्स के आप एक बार दोबारा से सॉल्व करेंगे, आएगी, मिलेगी, रैंक मिलेगी, दोबारा से सॉल्व करेंगे और मुझे ये बताएंगे कि अगर आपको प्रॉपर टाइम मिलता, पेशेंस के साथ आप सॉल्व करते, तो आप एक्चुअली कितना स्कोर कर पाते और आपने कितना स्कोर किया है। तो मुझे ये रिपोर्ट चाहिए आप लोगों से, बिकॉज आप सभी को पता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे। नहीं, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ना, मुझे मुझे ये विजुलाइज करना है कि आप कितने लेकर आ सकते थे लेकिन आए कितने। जैसे मनन कह रहा है 50s में आ सकते थे लेकिन 28 आए, तो दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू रियलाइज योर पोटेंशियल। और अगर आपका पोटेंशियल 50 मार्क्स का है तो और आप 28 मार्क्स लेकर आ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है पढ़ा हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में चेंजेस करने की जरूरत है ना। तो इट इज अबाउट हाउ यू अटैक द क्वेश्चन पेपर, इट इज अबाउट बिल्डिंग द टेम्परामेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। तो इट इज अबाउट अ रिक्वायर चेंज इन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो आदित्य, जैसे तू बोल रहा है कि उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मतलब तू सबसे बड़ा इस चीज का एग्जाम्पल है कि तेरा जो पोटेंशियल है वो कुछ और है, और जो तू सामने शो कर रहा है स्कोर वो कुछ और है। तो यू हैव अ मच बिगर कैपेबिलिटी, है ना। तो ऐसा सब बच्चों के साथ है, कहीं ना कहीं लोग हैं जो इस चीज को रियलाइज कर पा रहे होंगे मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता था। तो उससे दुखी नहीं होना है, खुश नहीं होना है, और ये इंश्योर करना है कि यार आगे आने वाले टाइम में धीरे 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 करके हम ये कैपेबिलिटी बिल्डअप कर लें कि अपने पेपर्स में जितना मुझे आता है वो कराएं। मेरा टारगेट यही रहता है, कोई मेरे को क्वेश्चन पेपर मिले तो माई टारगेट इज, हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, देसी भाषा में, पुराने जमाने, अभी तो ऑनलाइन होता है, पेपर बेस्ड पेपर होता, तो मैं बच्चे को समझाता था, एक भाई क्वेश्चन पेपर को उठा के खंगाल के, खंगालना समझते हैं, टटोलना, खंगालना, बिल्कुल खाली कर देना, यस। फिर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको खंगाल के अच्छे से, उसमें से वो सारे क्वेश्चन ढूंढ के जो तुम्हें आते हैं वो अटेम्प्ट करके निकलने हैं। दैट इज द टारगेट ऑफ एग्जाम। जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो आपका फोकस डिफरेंट होना चाहिए, जब आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं तो आपका फोकस डिफरेंट होना चाहिए। एग्जामिनेशन इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर, वहां पे एक वॉर है, वॉर में कितने ज्यादा दुश्मनों को आप मार के बाहर निकल पाते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठोक सकते थे उतने ठोक के निकलने हैं आपने उस वॉर में से। लास्ट में ये नहीं फील होना चाहिए अरे यार उसको गोली मारनी थी, रह गई यार, उसको तो मेरे निशाने पर ही था, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पर हो और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिसको अगर आपने तब कर लिया होता तो आप अच्छा स्कोर कर गए होते। यस। ठीक है, तो इट इज अबाउट दी स्ट्रैटेजी। चलिए ठीक है जी, आगे आगे स्टार्ट करेंगे। और हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ लिया, हमने सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना सीख लिया, और एक दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास मैंने नहीं बताया आपको। तो मैं इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा अब टाइम नहीं लगाना चाह रहा आपका, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए शायद मैंने बता दिया था आपको कि हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8 डिस्टेंस पे होता है, और हॉलो हेमिस्फीयर का r/2 डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, दैट्स डन। तो अब हम आगे चलते हैं, और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में, और हम दोबारा से बात करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की। ऑल्दो मैंने लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में एक बार इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ लिखी थी जिसको मैं बोलता हूँ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो हम इन दोनों तीनों चीज़ों को दोबारा से पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से।
तो कैन एनीबडी राइट द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? I want an accurate statement of law of conservation of mechanical energy. शांतनु, हमने ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन कर ली है। एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, वो कौन में से कौन निकाल दिया था, और अब आप वो जो मैंने आपको शीट दी है उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको ऐसे, तो उनको सॉल्व करेंगे। जब डाउट्स होंगे तो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस। तो आर्या हैज कम आउट विद a statement energy can neither be created nor be destroyed, just transformed from one form to another. This is law of conservation of energy. This is not law of conservation of mechanical energy. अद्वैत, जितनी एनर्जी है उतनी खर्च हो सकती है, कभी वेस्ट होगी फिर एडअप होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम इन विच देर आर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट इज कंजर्व्ड। ये कह रहा है नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। यशराज कह रहा है अदर फोर्सेस एक्सेप्ट इंटरनल फोर्सेस आर जीरो, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर जीरो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। आयुष्मान सेज दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड। अली आगा, हाँ जी अली आगा, अली आगा कहाँ से पढ़ के आया है, कमाल है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, गलत है। आदित्य अग्रवाल ने स्टेटमेंट दी है व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो, बस इसके आगे कुछ बोला नहीं है। शांतनु की स्टेटमेंट है व्हेन वर्क इज ओनली डन बाय इंटरनल फोर्सेस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अंचला सेकंड, आदित्य अग्रवाल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो। देन आगे कुछ कंक्लूड करना है क्या? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो। सो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। whenever the work done by all forces other than conservative forces is zero. Whenever the work done by all forces other than conservative forces is zero, the total mechanical energy of a system is conserved. सिद्धार्थ शर्मा की स्टेटमेंट है इन एन इनर्शियल फ्रेम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच देर आर नो नॉन कंजर्वेटिव डिसिपेटिव फोर्सेस रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं, स्टेटमेंट अच्छी नहीं है सिद्धार्थ तेरी। सो इट इज नॉट अबाउट द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, it is not about only the work done by non conservative forces to be zero। मैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम, सिस्टम का मतलब है कोई भी एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी सिस्टम में किसी भी एक कलेक्शन ऑफ, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया ना तुम लोगों ने? हाउ डू डिफाइन अ सिस्टम? हाउ डू यू डिफाइन अ सिस्टम? इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। And how do we define our system? So we draw an imaginary boundary, we draw an imaginary boundary and we enclose the system into this। उस बाउंड्री के अंदर की जितनी भी चीजें उसको बोल देते हैं सिस्टम। ठीक है, तो हमारा सिस्टम है, जरूरी नहीं है वॉल हो, हाइपोथेटिकल बाउंड्री भी हो सकती है, इमेजिनरी वॉल भी हो सकती है, इट डज नॉट नेसेसरी a रियल वॉल। तो any collection of particles is our system and this system has three kind of forces by which it can interact। एक इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस
और एक एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस को कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव में क्लासिफाई करने का कोई लॉजिक नहीं है। हम बात करेंगे इंटरनल फोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंटरनल कंजर्वेटिव, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, एंड एक एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस की कोई क्लासिफिकेशन नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि जब कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो कि ऑफ कोर्स इंटरनल होंगी सिस्टम की, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा है, बिसाइड्स देम ऑल अदर फोर्सेस हैव अ टोटल वर्क इक्वल टू जीरो, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। पूरी बात ध्यान से समझनी है। अगर आप इस पूरी चीज को नहीं समझेंगे और आपको कच्ची पक्की स्टेटमेंट याद है जैसे कि आप लिख रहे, तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे अच्छे से। एक अच्छे टेस्ट पेपर के अंदर लो स्कोरिंग इसीलिए आती है बिकॉज यू हैव नॉट पेड अटेंशन टू द माइन्यूट डिटेल्स। और जेई एडवांस के लिए कोई पेपर फ्रेम होता तो वो इन चीजों को ध्यान में रख के होता है। इट इज नॉट अबाउट द एब्सेंस, इट इज नॉट अबाउट द एब्सेंस ऑफ, अच्छा फोर्स का इफेक्ट क्या होता है द्वैत? यू सेड इट इज द एब्सेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स? एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो विच इफेक्ट is absent over here? Only this part. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो एबसेंट होनी चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो मोमेंटम चेंज नहीं करनी चाहिए। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द वर्क डन बाय देम शुड बी जीरो। तो सिस्टम पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसमें से केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा हो, बाकी फोर्सेस वर्क कर भी रही हो तो उनका टोटल जीरो आ जा रहा हो। बाकी फोर्सेस वर्क कर भी रही हो परंतु उनका टोटल जीरो आ जा रहा हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। याद रहेगा, केयरफुली लिखेंगे इसको। अगली बार कोई पूछे व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो आप कहेंगे दी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम इज जीरो, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनर्जी। सो somebody gave me the answer for energy, तो we are not talking about energy, right? यशराज, क्या स्टेटमेंट दी थी यशराज? दोबारा कॉपी पेस्ट मारे यहाँ पे देखूं क्या गलत था तेरी स्टेटमेंट में। इफ ऑल फोर्सेस आर जीरो, बेटा फोर्स के जीरो होने की बात नहीं हो रही ना यार, फोर्स के जीरो होने की बात नहीं हो रही ना यार। इतनी देर से मैं समझा रहा हूं, दे मे बी प्रेजेंट, दे मे बी कॉजिंग एक्सेलरेशन, बट उनका वर्क जीरो होना चाहिए। यू मेंट वर्क, हाउ डू आई नो? बाय रीडिंग दैट स्टेटमेंट दैट यू मेंट वर्क। यू नेवर रोट वर्क, राइट? ठीक है, तो वर्क नहीं, और पूरी बात लिखो। तभी मैंने बोला था ना बेटा, यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस। मैंने क्या बोला था, कौन मेरे को ढंग से स्टेटमेंट लिख के बताएगा? ओके, नाउ देन वी हैव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टेटमेंट, हाँ जी। नाउ राइट केयरफुली द स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
नोबडी इज राइटिंग नाउ। जब गलती हो जाना तो क्यों लिखे, आ गया। एज लॉन्ग एज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन दैट डायरेक्शन। नेट फोर्स इज जीरो, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। Law of conservation of momentum states that net momentum and system remains constant provided net external force acting on them is zero। बिल्कुल, ये अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया और मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। इफ द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। In an isolated system, initial momentum is equal to final if no net force acts on the system। उसके बाद आइसोलेट बोलने की जरूरत नहीं है, बस अगर नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम तो इट इज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एड्स अप टू जीरो, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन स्टेज कांस्टेंट। And if the net force acting in the y direction is zero, then the total momentum in y direction is constant, and the total force in z direction is zero, that means the total momentum in z direction is constant। आदित्य, you said the correct statement। आपने बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली थी। आई डिड नॉट से कि आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो क्या किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा? ये क्या है, नो यूनो? ये कौन सी भाषा है? कौन सी, स्विस है, जर्मन है, फ्रेंच है, क्या है ये? स्विस इज नॉट अ लैंग्वेज। स्विस तो केवल नाइफ होता है। चलो, डोंट कंफ्यूज मी। तो क्या किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी? नॉट नेसेसरली। एनपीओ मीन्स नो। एंड क्या किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है तो उसका मोमेंटम कंजर्व्ड होगा? Aditya says if momentum is constant in all direction then mechanical energy is conserved। मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी कि नेट फोर्स ट्रूली जीरो है, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ नेट फोर्स इज जीरो, देन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये बोलना चाह रहे हो आप? दैट इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग आदित्य? तो दिस इज रॉन्ग। तो दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है, एक दूसरे को इंप्लाई नहीं करता। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये एक रफ सरफेस है, कॉफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू, एक ब्लॉक मास m का, एक दूसरा ब्लॉक मास m का, इसको इधर की तरफ u स्पीड दे दी गई, इसको इधर की तरफ u स्पीड दे दी गई, एंड आई ट्रीट these two blocks as a system। Can you identify the internal and external forces of this system?
कौन कौन सी फोर्सेस इंटरनल और एक्सटर्नल है इस सिस्टम की? तो व्हाट अबाउट एमजी? इंटरनल है क्या? नहीं। अर्थ लगा रही है ना, अर्थ इज आउटसाइड दिस सिस्टम। नॉर्मल इंटरनल है क्या? नहीं, ग्राउंड लगा रहा है, वो भी एक्सटर्नल है। फ्रिक्शन इंटरनल है क्या? तो इंटरनल फोर्स है ही नहीं कोई, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है? तो फोर्सेस देखते हैं कैसे लग रही हैं। तो इस पे एन ऐसे लग रहा होगा, एम जी ऐसे लग रहा होगा, और ये कैंसिल कर रहे होंगे एक दूसरे को। इस पे म्यू एम जी ऐसे लग रहा होगा, इस पे म्यू एम जी ऐसे लग रहा होगा। इफ आई चूज दिस एज द सिस्टम, तो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस। हाँ, अली आगा ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी इंटरनल। यस ऑफ कोर्स, आई फॉरगॉट दैट। तो एक इनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसको इग्नोर कर देते हैं हम, लेकिन अगर वो इग्नोर नहीं करते तो वो होती। जी बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ठीक है। मिनट क्या है ये? अच्छा, माइन्यूट। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है सिस्टम का? आदित्य, राइट डाउन व्हाई इट इज नॉट कंजर्व्ड। टेल मी दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज नॉट जीरो। Yes, the net external force adds up to zero. So the net external force is zero. N mg के बराबर है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन भी कैंसिल कर रहे हैं, तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है। What about the mechanical energy of this system? तो for that matter we need to understand about the work done. N कोई वर्क नहीं कर रहा है, mg कोई वर्क नहीं कर रहा। एक मिनट होल्ड करेंगे आप? It will take me at least 5 minutes. I'll be back.
हाँ जी, कौन था रोहित दीवान? हु रीनेम्ड? दोनों। क्या मैंने मीटिंग लॉक किया? क्या अभी आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं क्या? ट्राई करके देखो, समबडी ट्राई टू चेंज योर नेम। यू ट्राई अलाउइंग। कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना इसका। पार्टिसिपेंट्स कैन नॉट चेंज देयर नेम। हो गया, अब नहीं कर पाओगे। नाउ ट्राई। चलो ठीक है जी। ट्रायल कौन है ये? हु इज ट्रायल? ले जल्दी से कर ले चेंज। अभी आरडी। कौन था आरडी? हो गया, कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ वापिस अब मैं। कोई ट्रायल मत करना अब। चलो ठीक है। ठीक है जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी एक साथ वैलिड हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, चैट इनेबल कर देता हूँ मैं, बिल्कुल वेट करो। चलो ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर दूं? तो एक एग्जांपल लेते हैं और अब हम बेसिकली यहाँ पे ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मेरा एक ही लॉगिन है, पहले दो होते थे। यस, आई यूज टू डू ड्यूअल लॉगिन, वन फ्रॉम माय मोबाइल एंड वन फ्रॉम दिस। और दूसरे लॉगिन से मैं चैट देखता था। आजकल मैं दो जगह पे देखता नहीं हूँ, इसी स्क्रीन पे चैट विंडो मैंने साइड में लगा रखी है, तो एक ही लॉगिन से काम चल रहा है। कभी मैं डबल लॉगिन करता हूँ तो मैं अनाउंस कर देता हूँ कि मैंने डबल लॉगिन किया हुआ है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में सोचना है। जब भी आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, तो आपको पहले एक सिस्टम आइडेंटिफाई करना है कि किसको हम सिस्टम ले रहे हैं, और फिर आपको फोर्सेस को क्लासीफाई करना है तीन कैटेगरी में, ब्रॉडली इंटरनल और एक्सटर्नल। और इंटरनल में कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, कुछ जनरल बातें याद रखने की। इनएक्सटेंसिबल रोप का टोटल वर्क डन हमेशा जीरो होता है। इनएक्सटेंसिबल रोप का टोटल वर्क डन हमेशा जीरो होता है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का टोटल वर्क डन हमेशा जीरो होता है। मतलब अगर किसी सिस्टम के लिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इंटरनल फोर्स है, तो उसका टोटल वर्क डन हमेशा जीरो होगा। किसी रोप की टेंशन अगर इंटरनल फोर्स है तो उसका वर्क डन, टेंशन इंटरनल फोर्स है तो उसका वर्क डन हमेशा जीरो होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर सिस्टम की इंटरनल फोर्स है तो उसका टोटल वर्क डन हमेशा जीरो होगा। तो ये चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे यूज़ करने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगेगी और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगेगी। एक एग्जांपल, what happens if we want to solve without these? So if you want to have solve without these, that means you have to draw the free body diagram of each object separately, write the forces, then find the acceleration, then you have to integrate. एंड मैंने बिल्कुल मेहनत की हुई है इसके ऊपर, और वही प्रॉब्लम जो 5 मिनट में हो रहा था उसके लिए 15 से 20 मिनट कम से कम लग जाते हैं। तो
मतलब तुम्हारा मन करेगा तो किसी दिन कर लेंगे, तो आई डोंट रिकमेंड दैट इजीली, बट ठीक है, एक सुंदर एग्जांपल दे दूंगा जो आसानी से दोनों तरीके से हो सकता है। पहले मैं अच्छे वाला एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी, वोटी बोलो। हेलो सर। सर आपने अभी बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। टोटल वर्क डन। ओके, टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल फाइन। वर्क डन का मतलब है जहाँ पे वो इंटरनल की तरह काम कर रहा हो, मतलब जिन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर सिस्टम का हिस्सा है तो। ओके। छोटा सिस्टम क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। अद्वैत छोटे से क्या मतलब है? मतलब दो पार्टिकल का सिस्टम हो केवल। मिनिमम ऑब्जेक्ट्स मतलब मिनिमम ऑब्जेक्ट्स हैं तो मिनिमम तो दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, है ना? तो दो ही ऑब्जेक्ट लेते हैं, चल। और कर लेना इसको तुम घर से ट्राई, बिना कंजर्वेशन लॉज लगाए। एक ऐसे करके वेज है, ब्लॉक है बेसिकली, जिसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल ग्रूव है। दिस इज अ ब्लॉक विद अ हेमिस्फेरिकल ग्रूव। ठीक है, और इसका मास पोज m, और ये जो हेमिस्फेरिकल ग्रूव है इसका रेडियस r, और यहाँ पे एक छोटा सा मार्बल मास m का रिलीज कर दिया गया। ठीक है, इग्नोर फ्रिक्शन एवरीवेयर। यू में इग्नोर फ्रिक्शन एट ऑल प्लेसेस। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन पूछ के छोड़ दूं, अपने आप से सोचोगे एक बार, या मैं स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करूं इसका? तो चलो ठीक है, यू ट्राई, आई विल आस्क यू द क्वेश्चन ओनली। तो इस मार्बल को मैंने यहाँ से इस पूरे अरेंजमेंट को रेस्ट से रिलीज कर दिया, जिसमें मेरा ये मार्बल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पे था इससे। और क्वेश्चन इज अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट डज द मार्बल rise on the other side? ये A part and B part. What is the maximum speed of marble during its motion? चलो जी, तो ट्राई करो आप इस क्वेश्चन को, और आपको मैं सोचने के लिए देता हूं पूरे 5 मिनट। हाँ जी, एवरीथिंग इज फ्री टू मूव। ये ब्लॉक है भाई, कहाँ मैंने लिखा कि ब्लॉक इज ग्लूड? द ब्लॉक इज नॉट ग्लूड, द ब्लॉक इज फ्री। अदरवाइज क्या सवाल नकली नहीं हो जाता? फिर पहले पार्ट का आंसर होता आर और दूसरे पार्ट का आंसर होता √2 GR। क्यों? पहले पार्ट का आंसर होता आर और दूसरे का होता √2 GR। तो पूछने को क्या था फिर उसमें? द ब्लॉक इज मूवेबल। अभी करो। तो पहले तो ये सोचने की कोशिश करो कि हो क्या रहा होगा। मतलब अगेन पिछली बार वाली बात को दोबारा से मैं दोहरा रहा हूं कि फर्स्ट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चंस पूछो आप।
और मेरे से नहीं पूछने, अपने आप से पूछने हैं। ऐसा क्यों पूछा? ऐसा क्यों होगा जो पूछा जा रहा है? हाँ, सिद्धार्थ ठीक सोच रहा है। इससे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। की पोस्टिंग आदित्य। आगे आगे लिख, क्या कहना चाह रहा है? व्हाट इज दैट यू आर फीलिंग रॉन्ग? ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ये मुझे समझ में नहीं आई, इक्वेशन ही गलत है तेरी ये। अच्छा चलो ठीक है, सॉल्व करेंगे तो तब तक आप लोग ये पोस्ट करना शुरू करो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या सिग्निफिकेंस, क्या है पहले पार्ट में, क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं? आंसर आर तो नहीं है इसका। व्हाट मैक्सिमम हाइट डज द मार्बल राइज ऑन द अदर साइड, तो आर नहीं है, तो क्यों नहीं आर इसका आंसर?
तो ड्यू टू स्यूडो फोर्स इन दी ब्लॉक फ्रेम, ये भी अच्छी बात लग रही है। ब्लॉक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में mg के साथ साथ स्यूडो फोर्स भी लग रही होगी, क्योंकि ब्लॉक खुद एक्सेलरेट कर रहा होगा तो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक लग रहा है, बुरी नहीं लग रही है बात। दूसरा, मनन ने लिखा इट वोंट बी एबल टू रीच बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी हैज बीन यूटिलाइज्ड। दी नॉर्मल फोर्स बिटवीन एम एंड एम कॉजेज ब्लॉक टू मूव फॉरवर्ड, बिल्कुल ये अच्छी बात लगी। दी नॉर्मल फोर्स बिटवीन एम एंड एम कॉजेज कैपिटल एम टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देयरफॉर इट विल आल्सो एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोबारा आर हाइट तक तो जा नहीं सकता ये, क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी होगी ब्लॉक की, जो वापस नहीं आने वाली उसके पास, मुझे लगता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि ब्लॉक विल आल्सो गेन अ फॉरवर्ड वेलोसिटी, इसलिए आंसर डिफरेंट होने वाला। अगर ब्लॉक स्टेशनरी होता फिर तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते, दूसरी तरफ हार हाइट पे जाके स्पीड जीरो हो जाती, चल जाता। मुझे वो भी सोच अच्छी लगी कि कैपिटल एम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे तो उस पर अपार्ट फ्रॉम एम जी एक स्यूडो फोर्स भी लग रही होगी, तो उतनी हाइट तक नहीं जाना चाहिए, कुछ डिफरेंट आएगा। बढ़िया, अब ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज लगाए जा सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जब भी हम कंजर्वेशन लॉज लगाते हैं, ये स्टेटमेंट मेरी ध्यान से सुने, कंजर्वेशन लॉज लगाने का फायदा क्या होता है। कंजर्वेशन लॉज लगाने का फायदा क्या होता है कि कंजर्वेशन लॉज हमारे सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को रिलेट कर देते हैं, बिना इस चीज के बारे में बात करते हुए कि रास्ते में क्या हुआ था। यही कंजर्वेटिव फोर्सेस का फायदा है, पाथ पे इंडिपेंडेंट नहीं होती। और यही कंजर्वेशन लॉज का फायदा है, यूजिंग कंजर्वेशन लॉज यू कैन रिलेट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो अगर आप कंजर्वेशन लॉज आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आपको उसके पूरे डायनेमिक्स डिस्क्राइब नहीं करने पड़ रहे होंगे कि वो कब था, कहाँ था, कैसे जा रहा था। हम केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट देखेंगे। तो इनिशियल स्टेट तो ये रही, दिख रही है। फाइनल स्टेट होगी जब ये उसके ऊपर दूसरी तरफ किसी मैक्सिमम हाइट पर जा चुका होगा। क्या उस समय ब्लॉक वॉल से कांटेक्ट छोड़ चुका होगा? क्या राइट की तरफ जा रहा होगा? और उसमें मार्बल ब्लॉक पे अगर अपनी मैक्सिमम हाइट पे है, इसका मतलब मार्बल ब्लॉक पे और राइज नहीं कर रहा होगा। मनन मेहता थोड़ी बेटर स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ, इसका मतलब मार्बल की ब्लॉक के रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। यानी कि मार्बल और ब्लॉक सेम स्पीड से चल रहे होंगे। चलो, तो ये इनिशियल पिक्चर है हमारी, ये दीवार, और ये हमारा ब्लॉक, और ये मार्बल। और थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक हो गया यहाँ पर, और ये मार्बल यहाँ पर, और दूसरी तरफ कितनी हाइट तक गया, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्रूव से एच हाइट तक गया। तो आंसर आया एक मेरे पास R × 1 - M/M। और अगर इन दोनों के मास बराबर होते तो जीरो आंसर आता, तो बुरा लग रहा है। इस समय दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, अब कंजर्वेशन लॉज लगाते हैं, एक सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस चूज द सिस्टम ऑफ ब्लॉक प्लस मार्बल प्लस अर्थ, या नहीं खाली ब्लॉक एंड मार्बल। ठीक है जी, तो ब्लॉक एंड मार्बल चूज कर लेते हैं। इस सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड मार्बल में देखो, अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh लेनी है तो आपको अर्थ को सिस्टम में लेना पड़ेगा। क्या आप पोटेंशियल एनर्जी यूज करना चाहते हैं mgh?
तो प्लस अर्थ। तो इस सिस्टम पे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, अब अर्थ को भी सिस्टम ले ले तो एक्सटर्नल तो बचा ही कुछ नहीं, दोनों ही ले ली हमने सारी, ये भी तो अर्थ का हिस्सा है जो सरफेस था, तो सब कुछ इंटरनल है। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रही हैं बहुत सारी, और एमजी लग रहे हैं। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस बीइंग द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम, टोटल वर्क डन जीरो आएगा। ध्यान रखना, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अगर सिस्टम की इंटरनल फोर्स है तो उसका टोटल वर्क डन जीरो आएगा। अगर मैं केवल ब्लॉक को सिस्टम लेता, इस ब्लॉक को, तो इस ब्लॉक को आगे की तरफ स्पीड किसने प्रोवाइड की? नॉर्मल रिएक्शन ने। तो ब्लॉक पे नॉर्मल का वर्क जीरो नहीं है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का होल्ड चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल बीइंग द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, उसका टोटल वर्क जीरो आएगा। और mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो वर्क करेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स mg इज डूइंग वर्क इन दिस सिस्टम, सो द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। लिखनी है ये सारी बातें, मेरे को नोट्स में लिखी हुई चाहिए, तुम में से जो भी नोट्स भेजेगा। ये जो मैंने इतनी सारी कहानी सुनाई है, ये नहीं लिखते हो तुम, खाली मैंने जितना बोर्ड पे लिखा उसी को स्नैपशॉट दिखा देते हो। तो व्हाट इज द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी? मैंने ये स्टेटमेंट दी दैट इफ आई कंसिडर द ब्लॉक एंड मार्बल एंड अर्थ एज द सिस्टम, देन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑब्वियसली, द इंटरनल फोर्सेज आर द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड mg, द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेज बीइंग द इंटरनल फोर्स, देयर टोटल वर्क विल बी जीरो। साथ में ये भी लिख लेना कि अगर केवल ब्लॉक को सिस्टम लेता तो उसके लिए नॉर्मल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होती और वो उस पर वर्क कर रही होती, उसी की वजह से ब्लॉक ने चलना शुरू किया है। तो इस सिस्टम में नॉर्मल फोर्सेस और mg हैं, और नॉर्मल फोर्सेस बीइंग द इंटरनल फोर्सेस, उनका वर्क जीरो आने वाला है, तो केवल mg वर्क करने वाली है। और mg वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। क्लियर? तो अब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को कंपेयर कर लेते हैं, इसको डेटम मान लेते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgr, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh प्लस हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। कोई डाउट? तो दिस इज इक्वेशन 1। हाँ जी, ठीक है नव्या, आई एम वेटिंग। सुन ली पूरी स्टेटमेंट जो मैंने अभी तक बोली थी, तो आगे बोलता हूँ। लास्ट पार्ट तो पोटेंशियल एनर्जी है, mgr इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, और एक काइनेटिक एनर्जी हाफ m प्लस m v स्क्वायर। अब इसमें दो अननोन है, h निकालना है ना, v अननोन है, हाउ डू आई एलिमिनेट v? क्या लीनियर वन टर्म कंसेप्ट है सिस्टम का? किसको सिस्टम लेना है? इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो जीरो है, फाइनल जीरो दिख नहीं रहा। कहाँ जीरो दिख रहा है फाइनल? क्या आपको फाइनल लीनियर मोमेंटम जीरो दिख रहा है?
मुझे तो दिख ही नहीं रहा। फाइनल लीनियर मोमेंटम टुवर्ड्स राइट है, या एक लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा इनमें से। केवल बॉल को ले लूं सिस्टम में, तो बॉल पे तो mg और नॉर्मल लग रहे हैं, तो आप तो नहीं कह सकते बॉल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। इनिशियल बॉल का लीनियर मोमेंटम जीरो था, बाद में mv है, कहाँ कंजर्व्ड है? वहां से तो ये क्लेम आ जाएगा v को जीरो ले लो। बॉल प्लस ब्लॉक सिस्टम का भी कंजर्व्ड नहीं है। अच्छा, क्यों कंजर्व्ड नहीं है? विच इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग लीनियर मोमेंटम टू दिस सिस्टम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? लेट अस चूज बॉल एंड ब्लॉक एज a सिस्टम। लेट अस चूज, पूरी बात लिखो, पूरी बात। लेट अस चूज द बॉल एंड ब्लॉक एज द सिस्टम विच इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हॉरिजॉन्टल मोमेंटम दिस सिस्टम। Normal between m and m is the internal force for the ball and block system. Gravity is acting in the vertical direction, it cannot impart horizontal momentum. तो कौन सी फोर्स है जिसने इस सिस्टम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम इंपार्ट कर दिया? आख्यान, लेफ्ट में जा, सबसे ऊपर वाला बटन दबा दे। यशराज जिंदाबाद। नॉर्मल बाय दी वॉल, मजा आ गया। इट इज द नॉर्मल पुशिंग फोर्स बाय दी वॉल which is acting to the right for the system of the ball and block, and that generates a horizontal momentum. Clapping for him. देव मेहता ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। अच्छा चलो ठीक है, नहीं विजुलाइज हो रहा। पुराने दिन याद करते हैं। एक वेज है, इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखे, फिसलने के लिए छोड़ दिया, वेज का क्या होगा? पीछे जाएगा। तो अगर यहाँ दीवार लगा दूं तो अब जाएगा पीछे? नहीं, बट पुश तो करेगा वेज को, बॉल को पीछे, वॉल को। और बदले में वॉल वेज को आगे पुश करेगा, तो दिस वॉल विल पुश दी वेज टुवर्ड्स राइट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गोइंग लेफ्टवर्ड्स, है ना? कोई फोर्स लग रही होगी ना, तभी तो वेज पीछे नहीं जा रही। सो दैट पुशिंग फोर्स इज जनरेटेड बाय दी वॉल। देव मेहता, अपनी स्टेटमेंट दोबारा कॉपी पेस्ट कर। बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखी थी। हाँ, आदित्य ने भी पकड़ ली वो स्टेटमेंट। कब तक लगती रहेगी ये वॉल से पुश? कब तक लगती रहेगी ये वॉल से पुश? जब तक बॉल, जब तक बॉल नीचे नहीं पहुंच जाती, राइट? तब तक लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये बॉल इस ब्लॉक को राइट को पुश करेगी और ये आगे चल पड़ेगा, एंड दे विल लीव कांटेक्ट विद द वॉल, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स द एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड बॉल विल वैनिश। क्या बात है! तो वहां से आगे मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, है ना? मजेदार क्वेश्चन। तो भाई लोगों, आंसर निकाल के देखो आप इसका। अभी तो फर्स्ट पार्ट ही नहीं निकला, अभी सेकंड भी बचा है। तो एक इंटरमीडिएट स्टेट और बनानी पड़ेगी।
तो 3 स्टेट्स बनाएंगे, एक इनिशियल स्टेट, एक इंटरमीडिएट स्टेट जिस समय बॉल लोएस्ट पॉइंट पे पहुंची है तब तक ब्लॉक की वेलोसिटी 0 रहेगी, और उसके आगे ये वाली। तो लेट मी ड्रॉ द इंटरमीडिएट स्टेट समवेयर हेयर, और इसमें हमारा जो ब्लॉक है वो अभी स्टेशनरी है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, लेकिन बॉल इस पे यहाँ पहुंच चुकी है। बॉल की स्पीड कितनी हो गई होगी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते? सब क्लेम कर रहे हैं चौड़े होके √2 GR, श्योर? हाँ, √2 GH एनर्जी कंजर्वेशन से। अबे लेस देन कहां से आ गया 90? व्हाई डू यू गेट कंफ्यूज्ड? √2 GH पोटेंशियल कैनेटिक मैकेनिकल एनर्जी तो थ्रू आउट कंसेप्ट थी ना। तो ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, और ये मीडियोकर स्टेट, तो आई और एम के बीच में भी एनर्जी कंजर्व्ड है, एम और एफ के बीच में भी एनर्जी कंजर्व्ड है। तो आई और एम के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो, मोमेंटम नहीं कंजर्व कर सकते। खैर वहां से भी आ जाएगा √2 GR। उसके बाद एम और एफ के बीच में सब कंजर्व्ड है। तो अब एम और एफ के बीच में, एम और एफ के बीच में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। इनिशियल मोमेंटम एम इंटू √2 GR, फाइनल कितना? दिख रही है ना फाइनल स्टेट आपको? दोनों की स्पीड भी हो गई थी। बस ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको वहां डाल देते हैं। मेरे पास पुरानी इक्वेशन थी, mgr = mgh प्लस हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई m² इंटू 2 GR अपॉन m+m का होल स्क्वायर्ड। तो आर्या, योर स्टेटमेंट इज स्लाइटली इनकम्प्लीट, डू यू वांट टू राइट इट अगेन और शुड आई करेक्ट इट? सो आर्या सेज देयर वाज नो कंजर्वेशन टिल बॉटम पॉइंट। किसकी कंजर्वेशन? Yes, so there was no conservation of linear momentum until the bottommost point, and post that point, conservation of linear momentum comes into picture. Whereas mechanical energy stays conserved through the entire motion, and that mechanical energy is for earth, block, and the ball system. सिस्टम भी अलग अलग है, ध्यान से देखो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का सिस्टम अलग लिया है मैंने, उसमें मैंने उसको अर्थ को भी काउंट में लिया है। चलो जी, हाँ जी, इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करके आर आ गया आपका, एच आ गया। कितना आया एच? आर टाइम्स कुछ आ रहा है। हाँ भी अंचला, m/m+m। नाउ यू सॉल्व दी सेकेंड पार्ट। 3 मिनट का समय है आपके पास सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने झूठ बोला था, 2 ही मिनट का समय है।
हाँ जी, टाइम हो गया, मेरी बारी। क्या आंसर? नो आंसर एज ऑफ नाउ, ओनली इक्वेशन। क्या पूछा गया मैंने सेकंड क्वेश्चन में? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मार्बल ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो √2 GR नहीं है क्या आंसर? इसके बाद क्या ये और स्पीड भी गेन करेगा? यहाँ तो ब्लॉक स्टेशनरी है ना यार। हाँ, ग्राउंड फ्रेम में देखनी है बिल्कुल। अच्छा, यहां तक, इसके बाद क्या होगा? यहां तक तो ये स्पीड अप ही कर रहा था ना। इसके बाद क्या होगा ग्राउंड फ्रेम में? यहां पर जब ये जा रहा होगा तो इस पे एक mg लग रहा होगा इधर, और एक नॉर्मल लग रहा होगा इधर, और इसकी वेलोसिटी एक ऐसी होगी और एक ऐसी होगी। अच्छा, उसकी स्पीड मैक्सिमम चाहिए ना। स्पीड मैक्सिमम चाहिए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना। तो फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी तो लोएस्ट पॉइंट पर ही आने वाली है, और कहीं तो आने वाली है नहीं। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक बार वो अब होगा जाते हुए, इसके बाद दोबारा नहीं आएगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा उसके बाद दोबारा आएगा, तब तक ये इधर जा रहा होगा। बट मुझे लगता है कि यार टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है, और ब्लॉक, अच्छा जब ये पहली बार यहाँ से यहाँ राइज किया था तो इसने ब्लॉक की स्पीड बढ़ाई होगी या कम करी होगी? और जब ये उससे नीचे उतर रहा होगा उसमें ये ब्लॉक की स्पीड बढ़ा रहा होगा या कम कर रहा होगा? पता नहीं, बस आंखें बंद करके उसमें बढ़ रही थी तो उसमें कम कर दिया, मतलब सोचे समझे बिना मूर्खों की तरह ना, कम। उसमें बढ़ा रहा था तो यहाँ कम ठोक दो, यही सोच के आंसर देते हो ना। पिछले में बढ़ाया था तो इस बार कम कर देते हैं। नॉर्मल किधर लग रहा होगा उस पे? इधर लग रहा होगा कि नहीं नॉर्मल किसी भी रास्ते में? और उसकी वेलोसिटी इधर है तो नॉर्मल पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो जब ये इधर चढ़ने की कोशिश करेगा तब घटाएगा ना स्पीड उसकी। तो जब दूसरी बार लोएस्ट पॉइंट पर आया होगा तो तब तक इसकी स्पीड और बढ़ती चलेगी होगी, तो इसने तो एनर्जी लूज ही करी होगी ना यार। तो √2 GR इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट। अगर मैंने ये पूछा होता व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो वो तब निकालते जब ये इधर जाके वापस नीचे उतर गया होता और लेफ्ट में जा रहा होता, उसमें ब्लॉक की स्पीड निकालो, वो मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो दैट इज योर होमवर्क, आपने करके लानी है वो। 2√2 GR, पता नहीं बकवास कुछ भी आंसर ठोक देते हैं। मनन सुधर जाओ यार, ऐसे नहीं बर्बाद हो जाओगे। तो ये आपका होमवर्क है, और इसके अलावा जो मैंने आपको एक नोट्स दिए हुए हैं उसमें से आपको एक्सरसाइज 1 तक कंप्लीट करना है सारा। ये आज ही की टास्क है आपकी सारी। और बिगिनर बॉक्स 2 तक दिया हुआ था उसमें,
तो बिगिनर बॉक्स 2 तक कंप्लीट करना आपने। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी लिखनी थी ना यार मेरे को mgh, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए अर्थ को सिस्टम बनाना पड़ा। हाँ जी आदित्य, क्या डाउट? सर हम्म। सर तो मैंने पहले ही मैंने जो किया सर, मैंने वो मोमेंटम कंजर्वेशन तो तब से ही लगाया जब वो नीचे पहुंचता है, और उसके बाद सर मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया और मैंने वर्टिकल के साथ एक एंगल थीटा मान लिया था। वो ठीक है, तू जो इक्वेशन लिख रहा है उसके बाद तेरे को उसकी स्पीड का थीटा का फंक्शन बनाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू मैक्सिमाइज इट। हाँ सर, लेकिन वही मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं वो थीटा का फंक्शन बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन एक तो वेलोसिटी रिलेटिव है और एक ब्लॉक की खुद की वेलोसिटी है ना। हाँ तो वो रिलेट हो जाएगा ना मोमेंटम कंजर्वेशन से। हाँ, लेकिन वो उसमें मुझे सिर्फ एक कंपोनेंट रिलेट हो रहा है। ध्यान से कर, हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग ही तो है। हाँ सर, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा ना। हाँ, तो एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी, एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख ले। ठीक है सर, और ये सॉल्व करूंगा तो आंसर √2 GR ही आने वाला है। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। हाँ जी, एनीबडी एल्स नोट कर लिया सब? चलिए ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 11 बजे आपसे। ओके।